क्या आपने फ्लक्स का नाम कभी सुना है? चलिए आज हम फ्लक्स को समझते हैं और इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे। जब किसी सरफेस से जितना वॉल्यूम 1 सेकंड में बाहर निकलता है उसे फ्लक्स कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि बाहर वर्टिकली डाउनवर्ड बारिश हो रहा है और एक बाल्टी जिसका टॉप सरफेस ऊपर की तरफ है, तो 1 सेकंड में जितना पानी बाल्टी के अंदर कलेक्ट होगा उसे उस पानी का फ्लक्स कहेंगे। उसी तरह जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बारिश में कोई सरफेस रखा जाएगा तो उस सरफेस से जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगे उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। अब इस बात पर सोचिए कि हम कैसे फील्ड लाइंस को किसी सरफेस से ज़्यादा या कम पास करवा सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर सकता है। आपने सोचा होगा एरिया बढ़ाकर या घटाकर, जो सही भी है। एरिया बढ़ाने से उस सरफेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस आएंगी और ज़्यादा फील्ड लाइंस आने का मतलब हुआ ज़्यादा फ्लक्स। अब ज़रा इन बात पर ध्यान दीजिए, क्या हम बिना एरिया बढ़ाए या घटाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बढ़ा या घटा सकते हैं? तो हाँ, हम कर सकते हैं। अगर फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ा दे तो या घटा दे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी घट या बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन हो जिसमें फील्ड लाइंस भी फिक्स्ड हो और एरिया भी फिक्स्ड हो, इन दोनों ही केस में क्या हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को घटा या बढ़ा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा? सरफेस के ओरिएंटेशन को चेंज करना होगा। अगर हम एरिया का ओरिएंटेशन चेंज कर दे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हम एरिया को थोड़ा सा घुमा देते हैं तो हम देख पाएंगे कि फील्ड लाइंस का नंबर घट रहा है, और अगर इसे पूरा ही 90 डिग्री से घुमा दे तब कोई फील्ड लाइन सरफेस से पास नहीं करेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुल 3 बातों पर डिपेंड करते हैं। टोटल 3 क्वांटिटीज पर डिपेंड करते हैं। एक तो एरिया पर, एक फील्ड के डेंसिटी पर यानी उसके स्ट्रेंथ पे, और तीसरा उसके ओरिएंटेशन पे, मतलब एरिया के ओरिएंटेशन पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर अलोंग द फील्ड। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है और सरफेस का एरिया A है, जिसका डायरेक्शन सरफेस के हमेशा अपवर्ड रखा जाता है। तो यहाँ A एरिया वेक्टर को शो कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड तथा एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो कंपोनेंट ऑफ E अलोंग द एरिया वेक्टर होगा E cos थीटा। हम टेंजेंशियल कंपोनेंट को नहीं लेंगे क्योंकि यह फील्ड कंपोनेंट सरफेस से पास नहीं कर रहा है, तो इसको लेना यूजलेस होगा। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा E cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई A, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos थीटा। अगर हम EA cos थीटा को ध्यान से देखें तो ये एक वेक्टर प्रोडक्ट के रूल को क्वालिफाई कर रहा है, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मेट में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A। तो जो फॉर्मूला हमने देखा फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A, यह फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर मतलब सरफेस एरिया कांस्टेंट हो। लेकिन जरा सोचिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया कांस्टेंट ना हो तब हम कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। इस केस में हम इंटीग्रेशन टेक्निक यूज करते हैं। हम कैलकुलस का इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इंटीग्रेशन का टेक्निक यूज करके जब हमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो और कोई आर्बिट्री शेप कोई एरिया दिया हो, उस केस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे। अब हमारे पास एक इरेगुलर शेप्ड सरफेस है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों ही हो सकते हैं। इसका बेस्ट टेक्निक होगा कि हम एक छोटे से पैच सरफेस को इमेजिन करेंगे। हम देख सकते हैं सफेद छोटा धब्बा।
इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होगा, जो फिगर में भी हम इसको देख सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से सरफेस से पास हो रहा है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेंगे। क्योंकि एरिया की वैल्यू बहुत छोटा है तो बहुत ही कम अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से पास करेगा, जिसको ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म माना जा सकता है। अब एरिया वेक्टर dA और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच के एंगल थीटा है, तो इस छोटे से सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा d phi इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट dA। यहाँ dA जो होगा वो छोटे से पैच का एरिया है। ऐसे तो बहुत सारे स्मॉल सरफेसेस या पैचेस उस बड़े से सरफेस पर बनाए जा सकते हैं, और तब हम उन सभी पैचेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और निकाल कर जब ऐड करेंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा उस टोटल आर्बिट्री सरफेस का। तो अगर हम पहले वाले पैचेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है वो E1 ले और उसका एरिया dA1 ले, तो हम लिख सकते हैं d phi 1 इज इक्वल टू E1 डॉट dA1। उसी तरह d phi 2 इज इक्वल टू E2 डॉट dA2। ये दूसरे वाले पैच के लिए हो सकता है। और ऐसे ही अगर n तक पहुंच गए तो लिख सकते हैं d phi n इज इक्वल टू En डॉट dA। अब सभी को हम ऐड करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि phi इज इक्वल टू d phi 1 प्लस d phi 2 प्लस d phi 3 एंड सो ऑन। अगर हम d phi 1, d phi 2 एंड d phi n इन सभी का एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के फॉर्मेट में लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर E1 डॉट dA वेक्टर 1 प्लस E2 डॉट dA2 प्लस एंड डॉट 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 E वेक्टर En डॉट dAn। अब अगर हम इसी को कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में लिखें, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सभी को हमने ऐड किया है, तो हम सिग्मा नोटेशन का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम सिग्मा नोटेशन का यूज करके इसी एक्सप्रेशन को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म दें तो लिख सकते हैं कि सिग्मा जो कि बिलोंग करेगा I इज इक्वल टू 1 से लेकर के, यानी कि पहला एरिया से लेकर के हम इमेजिन करते हैं कि n नंबर ऑफ एरिया जो है उस बड़े से एरिया में ऑक्युपाइड है, तो I बिलोंग करेगा 1 से लेकर के n तक। और इसी को I के फॉर्मेट में अगर ऐसे लिखे तो वेक्टर EI डॉट dAI। इसी को अगर हम यहाँ पर हमने n लिया है, नंबर ऑफ एरियाज n ले रखे हैं, अगर हम इस नंबर ऑफ एरियाज की वैल्यू को घटा दें, मतलब छोटे छोटे एरिया अगर लें, तो इस केस में अगर हम एक अप्रॉक्सीमेट करें कि नंबर ऑफ एरिया जो इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं जो कि ऑलमोस्ट अनकाउंटेबल है, उस कंडीशन में जो एरिया होगा वो ऑलमोस्ट एक डॉट के इक्विवेलेंट होगा और वो अच्छी तरह से बड़े वाले एरिया को ऑक्युपाइड कर जाएगा। तो इसी इक्वेशन को अगर हम लिखें तो सिग्मा का ऊपर जो I जो था n तक बिलोंग कर रहा था, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं I जो होगा वो इन्फिनिटी तक बिलोंग करेगा, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा। और इसी समेशन को हम इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ये सरफेस इंटीग्रल होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर A। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास मिला हम तब यूज करेंगे जब कोई आर्बिट्ररी शेप्ड एरिया हो, यानी इरेगुलर शेप्ड एरिया हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा हो किसी फिक्स्ड एरिया से। अगर हम इसको एक क्लोज सरफेस की बात करें तो क्लोज सरफेस का इंटीग्रल कुछ ऐसे एक बीच में सर्कल देकर यूज करते हैं, तो हम लिख सकते हैं phi इज इक्वल टू दैट क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। अब अगर यूनिट की बात करें इसके, तो SI यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। अब जरा समझते हैं कैसे। हम जानते हैं कि फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है, E डॉट A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर यूनिट की बात करें तो होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो अगर पहला वाला लें न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर लें, अगर दोनों को मिलाकर लिखें तो हमारे पास जो फाइनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो SI यूनिट होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लेकिन यही अगर वोल्ट मीटर लें और मीटर स्क्वायर लें और दोनों को एक साथ मिला करके मल्टीप्लाइड करें तो एक मीटर कैंसिल हो जाएगा और उस केस में हमारे पास SI यूनिट बनेगा
वोल्ट मीटर। तो हम कह सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। थैंक यू।